साक्ष्य अधिनियम कभी पूछा नहीं गया आज तक कभी नहीं पूछा गया कि भाई गोल्डन रूल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। गोल्डन रूल मतलब कुछ मेन ऐसी चीजें जो हम फॉलो करते ही करते हैं साक्ष्य अधिनियम के अंदर, जो फॉलो होती हैं। तीन चीजें हैं। पहला, जो ऑब्वियस आपका पहला अपने सेक्शन भी पढ़ेंगे कि भाई जो एविडेंस दिया जाएगा साक्ष्य अधिनियम के अंदर, वो या तो रेलेवेंट फैक्ट पे दिया जाता है या फैक्ट इन इश्यू के ऊपर। दूसरा, हियर से एविडेंस जो है वो नॉट एडमिसिबल है। तीसरा, ऑलवेज बेस्ट एविडेंस बी गिवन, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर है। तो तीन चीजें हैं जिसको हम चाहे तो गोल्डन रूल बोल दो, चाहे प्रिंसिपल्स के नाम से बोल दो। कभी पूछा नहीं गया है, हालांकि अपने इन तीनों चीजों पे बात जरूर करेंगे। जैसे ही हम साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे ना, हम जैसे मान लो अभी पहला सेक्शन चालू करेंगे तो उसमें हम इस पहले पॉइंट की बात करेंगे। फिर अपने मान लो जैसी एडमिसिबिलिटी चालू करेंगे तब हम हियर से की बात करेंगे। बेस्ट एविडेंस, बहुत बेस्ट एविडेंस को लेकर अलग से, ऐसा नहीं कि गोल्डन रूल में अलग से क्वेश्चन मेंस में कई बार आया हुआ है, हियर से एविडेंस को लेकर कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो कभी तो पूछा नहीं गया, बट फिर भी ध्यान रख लेना अगर कभी आ जाए गोल्डन रूल क्या है या फिर प्रिंसिपल्स क्या है। तो तीन प्रिंसिपल्स हैं। पहला कि एविडेंस हमेशा रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इश्यू पर दिया जाएगा, हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, और ऑलवेज बेस्ट एविडेंस भी गिवन। क्या है ये तीनों चीजें, जैसे जैसे हम साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब आते हैं टॉपिक पे। ऑब्वियस रेलेवेंट को लेकर अपने पढ़ रहे हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 तक हमारे रेलेवेंट फैक्ट चलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं सेक्शन 3। हालांकि इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं, पर प्री में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेक्शन 3 ये कहता है, जो आपका पहला रूल भी है, कि भाई एविडेंस जो है इन सूट और प्रोसीडिंग, विच मीन्स चाहे तो सिविल सूट है, चाहे तो कोई क्रिमिनल केस है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। कोई भी पार्टी अगर एविडेंस दे रही है तो एविडेंस हमेशा या तो रेलेवेंट फैक्ट पर होगा या फिर फैक्ट इन इश्यू पर होगा। रेलेवेंट फैक्ट पर होगा या फैक्ट इन इश्यू पर होगा। तो सेक्शन 3 जो हमारा पहला गोल्डन रूल है कि एविडेंस हमेशा रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू पर दिया जाएगा, इसकी बात करता है। हालांकि इसमें कुछ इतना इन डिटेल है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस इसमें बातें बनती क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें आपकी एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि सेक्शन 3 हालांकि बोलता है कि एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू पर दिया जाएगा, पर ये सेक्शन 3 आपके प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता। क्या लिखा गया है? सेक्शन 3 कैन नॉट गो अगेंस्ट प्रोसीजरल लॉ। ये क्या है, इस पे एक एग्जांपल पे आते हैं। पहले हम लोग सीपीसी जब पढ़ेंगे तो सीपीसी में हम एक जगह एक बात पढ़ेंगे, सीपीसी ले लेते हैं हम लोग, उसमें एक बात पढ़ेंगे। बात कुछ ऐसी सी होगी कि भाई सिविल केस में ऑपोजिट पार्टी, सिविल केस में जो ऑपोजिट पार्टी है ना, वो जब अपना रिप्लाई फाइल करेगी, जिसको हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, वो जब अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगी ना, तब अगर वो अपने रिप्लाई में कोई डॉक्यूमेंट, अपना जो डिफेंस है वो किसी डॉक्यूमेंट पे बेस कर रही है कि सर मैंने पैसे इसको वापस दे दिए हैं, ये देखिए रसीद, ऐसा कुछ भी, तो अगर वो जो अपना रिप्लाई है वो किसी डॉक्यूमेंट पर बेस करती है, तो डॉक्यूमेंट को आपको फाइल करना होगा विद रिटन स्टेटमेंट। ध्यान देना, प्रोसीजरल लॉ क्या बोलता है कि भैया आप अपना जवाब फाइल कर रहे हो, जवाब में आप जो बातें बोल रहे हो ना, वो आपके किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर बेस्ड है।
तो जब आप अपना जवाब सबमिट कर रहे हो उसी के साथ आप अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दोगे, एक तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही हुआ ये, वो भी दोगे। अगर आपने उस समय अपना वो जो डॉक्यूमेंट है वो पेश नहीं किया तो कोर्ट आपको बाद में नहीं देने देगी। जिस समय आपने अपना जवाब फाइल किया, अगर उस समय आपने अपना डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया तो कोर्ट आपको बाद में वो डॉक्यूमेंट नहीं लेगी आपसे, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो नहीं लेगी। अब वहां आप बोल सकते हो क्यों नहीं लोगे, मेरे पास तो राइट है कि मैं पूरे केस के अंदर कोई भी रेलेवेंट फैक्ट, कोई भी फैक्ट इन इश्यू पर एविडेंस है दे सकता हूं। नहीं सर, आपके पास राइट है, आप एविडेंस दे सकते हो रेलेवेंट फैक्ट इन इश्यू पर, जो आपका सेक्शन 3 है वो प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ नहीं जाता है। सेक्शन 3 कहीं से भी आपको इस चीज की राइट नहीं देता जो राइट आपको प्रोसीजरल लॉ नहीं दे रहा है। तो अगर सेक्शन 3 ऑफ साक्ष्य अधिनियम प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ जा रहा है तो प्रोसीजरल लॉ मेंटेन रहेगा, सेक्शन 3 को आप ठंडे बस्ते में डालोगे। ये पॉइंट लेकर कोई भी डाउट यहां से सिर्फ प्री का क्वेश्चन आता है, सिर्फ आज तक, और ऑब्वियस बनता भी है, क्योंकि सिंपल सा ध्यान रखना है यार, अपने चाहे कितना भी पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, इधर की बातें घुमा लें, दुनिया जहान के केस लॉज पढ़ लें, आपका पेपर स्टैंडर्ड पेपर बनेगा, एवरेज लेवल का पेपर बनेगा, चाहे आप प्री बना लेना चाहे मेंस बना लेना, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता है ना। कोई भी अजीब अजीब सी बातें, हाँ भाई बता देता हूँ, कोई भी अजीब अजीब सी बातें हैं वो वहां से क्वेश्चन नहीं बना सकता। क्या फ्रेमिंग करेगा, हाँ ठीक है, प्री में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से कोई 5 क्वेश्चन बहुत ही अजीब से पूछ देगा, बहुत ही अजीब से, 95 क्वेश्चन फिर भी वैसे ही होंगे। मेंस में तो बन ही नहीं सकता, कोई इलस्ट्रेशन बन जाए तो कह नहीं सकते, अदरवाइज नहीं बन सकता, क्योंकि मेंस में तो वैसे ही उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी रखनी पड़ती है कि वो लैंग्वेज क्लियर हो, कि क्या पूछ क्या रहे हैं, आपको किस चीज पर लिखना है, वो वैसी लैंग्वेज बहुत सिंपल और क्लियर रखते हैं। ठीक है, हाँ अभी दोबारा बता रहा हूं, अब ध्यान देना। सेक्शन 3 क्या बोलता है, साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 3 क्या बोलता है कि एविडेंस किस पे दे सकते हो, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू पे, कोई भी ऐसी चीज जो या तो रेलेवेंट फैक्ट है, जो फैक्ट इन इश्यू है, उस फैक्ट पर आप एविडेंस दे सकते हो। ओके, कोई भी एविडेंस, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, कोई भी एविडेंस। सेक्शन 3 ने ये तो नहीं बोला कि आप एविडेंस पहली हियरिंग में दोगे, आप एविडेंस आखिरी हियरिंग में दोगे, ये कह रहा है भैया कभी भी दो। सेक्शन 3 तो क्या बोल रहा है कि सिविल केस में, क्रिमिनल केस में आप एविडेंस कभी भी ले आओ, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू पे। देखा जाए तो ऐसा ही कुछ बोल रहा है, पर ये जो सेक्शन 3 है ये प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम सीपीसी में एक बात पढ़ते हैं कि अगर आप अपना जवाब रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका और मेरा प्रॉपर्टी का विवाद है, आपका और मेरा प्रॉपर्टी का विवाद है, आप कह रहे हो प्रॉपर्टी आपकी है, मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी मेरी है, आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, आपने केस फाइल किया, उसमें प्लेंट फाइल किया, प्लेंट मतलब जो आप अपने फैक्ट लिखकर भेज कोर्ट में देते हो, प्लेंट फाइल किया, आपने उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच किए कि सर ये देखो प्रॉपर्टी मेरे नाम बोलती है, जो भी आपने वो सब अटैच किया। मेरे पास सम्मन आया कि भैया तुम्हारे खिलाफ केस फाइल हुआ है, इतनी तारीख तक आप अपना जवाब पेश करो, इतनी तारीख तक जवाब पेश करो। मैं अपना जवाब पेश करता हूं। मैंने जवाब में लिखा कि नहीं सर प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पास प्रॉपर्टी को लेकर कागज है। मैंने क्या बोला, कागज है, मतलब कि मेरे पास, मैं जो अपना जवाब है वो डॉक्यूमेंट पर बेस कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे। तो प्रोसीजरल लॉ बोलता है कि अगर जब आप जवाब पेश कर रहे हो, आप अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, और वो रिटन स्टेटमेंट में जो आप अपना जवाब है वो किसी डॉक्यूमेंट पर बेस कर रहे हो, तो आपको वो डॉक्यूमेंट रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल करना होगा। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल नहीं किया, जो भी आपको तारीख दी है, उसके बाद कोर्ट आपसे वो डॉक्यूमेंट नहीं लेगी। हालांकि ठीक है, हम उसमें ये भी पढ़ते हैं कि कोर्ट चाहे तो ले सकती है ये वो, पर ऐसा लिखा हुआ है कि कोर्ट आपसे फिर वो डॉक्यूमेंट नहीं लेगी, आप बाद में वो डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते हो। विच मीन्स आप, डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है, आपको वो एविडेंस कब पेश करना है, जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। सिंपल सी शॉर्ट सी स्टोरी बोलूं तो, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते टाइम साथ में लगाना होगा। सिंपल सी कहानी ये। अगर आपने नहीं लगाया तो बाद में आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे सकते हो, बात खत्म। और वहां आप ये पॉइंट नहीं ला सकते हो, एक्सप्लेनेशन लाइक सूरज, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3 की बोल रहे हो या फिर सीपीसी की, सीपीसी का प्रोविजन पूछ रहे हो, एक बार प्लीज पूछ बता देना, सेक्शन 3 या फिर प्रोसीजर। नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है ना।
हाँ, सेक्शन 3 में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ना, एक ही एक्सप्लेनेशन है और कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं उसमें। डिफाइन, एक बार प्लीज लिख दो क्या लिखा आपने, डिफाइन। मैं अभी इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ दूंगा, मैं इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ दूंगा आपको भी। ये आप क्या बोल रहे हो, डिफाइन। हाँ, मैं अभी इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ दूंगा ना, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो फिर पढ़ दूंगा। तो प्रोसीजरल लॉ क्या बोलता है कि भैया ऐसा है, आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, आपने वो नहीं दिया, आप बाद में अगली तारीख पे 2 तारीख के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला रहे हो, कोर्ट कह रही है हम नहीं लेते। अब आपको सीपीसी में जब लिखा गया है कि जवाब के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो, अब आप कैसे दे रहे हो? आपका वकील बोलता है सर सेक्शन 3 बोलता है साक्ष्य अधिनियम का कि हम एविडेंस को लेकर, हम रेलेवेंट फैक्ट को लेकर या फैक्ट इन इश्यू को लेकर एविडेंस ला सकते हैं, हम कभी भी लाएं। तो जज बोलेगा ऐसा नहीं होता भैया, जो आपका सेक्शन 3 जो आपको राइट देता है कि आप रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू पर एविडेंस दे सकते हो, वो प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर प्रोसीजरल लॉ में कहीं आपको ये कहा गया है कि अब आप एविडेंस नहीं दे सकते हो, तो नहीं दे सकते हो। वहां आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे पास सेक्शन 3 में राइट है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसीजरल लॉ सुपरसीड करेगा, मतलब सेक्शन 3 जहां प्रोसीजरल लॉ लग जाएगा वहां सेक्शन 3 नहीं लगेगा, ये चीज ये कहना चाहता है। एक बार वर्ड, अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो, एक बार वर्ड टू वर्ड रीड करके बता देता हूं, 1 मिनट। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, एक बार वर्ड टू वर्ड इसको मैं रीड कर देता हूं। यहीं लगते हैं, इसी को रखते हैं। लो भी, सेक्शन 3 का जो पहला सेक्शन जो बोलता है एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। दोबारा पहली बात कर चुके हैं अपने, दोबारा बता रहा हूं, जो ये वर्ड लिखे हुए ना सूट और प्रोसीडिंग, सूट का मतलब है सिविल सूट, प्रोसीडिंग का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है? नहीं नहीं, हर तरह में, हर तरह में, हर किसी में, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ओके? हर प्रोसीजरल लॉ में क्या लिखा है मैंने, प्रोसीजरल लॉ, ठीक है? अभी इस पे आ जाते हैं वर्ड टू वर्ड। सेक्शन 3 बोलता है कि एविडेंस जो है रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इश्यू पर ही दिया जा सकता है। लैंग्वेज सुन लो, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, मतलब किसी भी क्रिमिनल सूट, सॉरी किसी भी सिविल सूट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर एविडेंस जो दिया जा सकता है एज टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट जो रेलेवेंट कहे गए हैं। मतलब कि एविडेंस जो है किसी भी सूट या फिर प्रोसीडिंग के अंदर फैक्ट इन इश्यू का दिया जा सकता है या फिर रेलेवेंट फैक्ट का। ऑब्वियस हम एविडेंस इसी चीज का देते हैं कि सर ये चीज है, ये चीज नहीं है, तो हम शॉर्ट में बोल देते हैं कि एविडेंस दिया जा सकता है ऑफ फैक्ट इन इश्यू या फिर रेलेवेंट फैक्ट। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन। दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट। ये सेक्शन, सेक्शन 3 किसी भी पर्सन को ये पावर नहीं देता कि वो ऐसी किसी चीज पर एविडेंस दे सकता है विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव, जो वो जिस चीज को लेकर उसके पास अब राइट नहीं है, या फिर जिस चीज को लेकर अब ही इज नॉट एंटाइटल्ड, डिसएंटाइटल्ड मतलब नॉट एंटाइटल्ड, हैविंग नो राइट, जिस चीज को लेकर अब उसके पास राइट नहीं है टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। हम इसके अंदर सिंपल कहानी चलते हैं कि अगर प्रोसीजरल लॉ आपकी राइट ले रहा है, प्रोसीजरल लॉ आपकी राइट ले रहा है, प्रोसीजरल लॉ कह रहा है कि आप एविडेंस नहीं दे सकते, तब आप सेक्शन 3 को नहीं ला सकते हैं। सिंपल सी इसमें कहानी है, ठीक है? तो सेक्शन 3 बोलता है एविडेंस दे सकते हो ऑफ रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू, ऑफ रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू, पर सेक्शन 3 किसके खिलाफ नहीं जा सकता, प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ। अगर प्रोसीजरल लॉ में आपको कहा गया है कि आप किसी चीज पे एविडेंस नहीं दे सकते हो, तो आप नहीं दे सकते हो, वहां पर आप सेक्शन 3 को नहीं उठाकर ला सकते, ठीक है? सिंपल सा है, क्वेश्चन बता देता हूं, इतना इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल सा है क्वेश्चन जो आता है। कौन सा सेक्शन जो है वो बात करता है कि एविडेंस दिया जा सकता है ऑफ रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू? एज पर सेक्शन 3 एविडेंस किस चीज को लेकर दिया जा सकता है, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू। सेक्शन 3 जो है, नहीं इसमें लिखा है पर नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ, ठीक है? बाकी अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो चाहे, बट प्रोसीजरल लॉ ही होता है, सिविल प्रोसीजर
कोड। क्योंकि अभी बता देता हूं, क्योंकि क्रिमिनल के अंदर तो हालांकि बहुत रेयर ऐसा इंस्टेंस है, सिविल में तो फिर भी है, क्योंकि जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, किस समय आप क्या ला सकते हो, किस समय आप क्या नहीं ला सकते हो, वो हमेशा प्रोसीजरल लॉ से चलता है। अगर प्रोसीजरल लॉ में कहीं ये लिखा हुआ है कि भैया आप इस समय एविडेंस ला सकते हो, अगर आप इस समय एविडेंस नहीं लाए तो आप बाद में हम आपको नहीं देने देंगे वो एविडेंस, तो हम प्रोसीजरल लॉ को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसीजर का पार्ट है कि जहां आपको बोला गया है कि आपको पहले एविडेंस लाना था, आप तब नहीं लाए और बाद में आप एविडेंस ला रहे हो, एडमिट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पर सिंपल बोलते हैं कि सेक्शन 3 प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो आता है, ये दो ही क्वेश्चन आते हैं वैसे तो। कौन सा सेक्शन बोलता है कि एविडेंस फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट को दिया जा सकता है? सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर जो एविडेंस दिया जा सकता है वो किस चीज पर दिया जा सकता है? रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू। ये जो एक्सप्लेनेशन है इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी अगर आता है तो बस इतना ध्यान रख लेना कि सेक्शन 3 प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ नहीं जाता, बस, और कुछ नहीं है। इसमें मेंस का क्वेश्चन आएगा कभी नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं, इसमें क्या पढ़े मेंस को लायक। रेलेवेंट फैक्ट क्या है ये लिखेंगे, फैक्ट इन इश्यू क्या है ये लिखेंगे, वो तो अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। यस, अब चले आगे, कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। यस, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर अपने आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। देखो, सेक्शन 3 ने तो सिर्फ इतना बोला एविडेंस, सेक्शन 3 ने हमको ये नहीं बताया रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, कहीं से भी उसने ये नहीं बताया भाई रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। अब रेलेवेंट फैक्ट चालू होते हैं। सबसे पहला सेक्शन 4 कि रेलेवेंट फैक्ट क्या क्या है। सबसे पहले आ जाइए सेक्शन 4 पे। इन शॉर्ट, पहले एक लाइन लिख लेता हूं, वो सब फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो किस डॉक्ट्रिन पे बेस है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस। अब इसको पहले समझ लेना। ऐसा है कि ना, कानून का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि भैया ऐसा होता है कि कोई एक मेन ट्रांजैक्शन होती है ना, तो उससे पहले, उसके बाद, उसके दौरान कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ना कुछ चीजें हो रही होती हैं जो कहीं ना कहीं से हमको उस मेन बात से कनेक्ट कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं से हमको उस मेन बात को लेकर कुछ बता रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 3 में कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, सेक्शन 3 में कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, बट फिर भी अपने ने इलस्ट्रेशन एक ये वाली की है, वैसे तो है नहीं, बट फिर भी एक ये इलस्ट्रेशन जो अपने ने की कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट वाली। ठीक है, सेक्शन 3 में कोई इलस्ट्रेशन है नहीं, करने की भी जरूरत नहीं है, सेक्शन 4 में अपने करेंगे। ठीक है, सेक्शन 4 पे है। सेक्शन 3 से इलस्ट्रेशन नहीं आता, इवन सेक्शन 3 से सिर्फ प्री का क्वेश्चन बनता है, वो भी इतना सा। जो बेरेट वाली इलस्ट्रेशन चलो करवा देते हैं, उसमें कुछ है नहीं एक्चुअली में, वो पता है क्या है, वो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू को बता रहे हैं। सेक्शन 3 वाली जो ये है ना, ये सेक्शन कहां गया, आ जाओ, ये जो दो इलस्ट्रेशन है, पहली इलस्ट्रेशन पे आ जाओ, मर्डर वाली, सेक्शन 3 इलस्ट्रेशन। नहीं कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास काफी टाइम है, आराम से पढ़ते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। ए इज, पहले मैं इसको रीड कर देता हूं, फिर बता देता हूं इसमें लिखा क्या है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद द क्लब विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। इसके अंदर फॉलोइंग फैक्ट इन इश्यू है। क्या कह रहा है? ऐसा है, आपके पास फैक्ट है कि सर ए जो है ना, उसके ऊपर वो एक्यूज्ड है फॉर बीटिंग, है ना, किलिंग तो नहीं है ना, फॉर बीटिंग बी
with club with intention of causing डेथ। सिंपल सी कहानी ये है, ये कहना चाहते हैं कि भैया ऐसा है, ए के ऊपर एक आरोप लगा है कि उसने बी बंदे को मारा है। किससे मारा है? क्लब मतलब लाठी बोल दो, लाठी से मारा है उसको। किस लिए? इस इंटेंशन से कि उसकी डेथ हो जाए। तो कहानी यहां ये बनती है भैया फैक्ट इन इश्यू क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान देना, ये जो सेक्शन है के अंदर इलस्ट्रेशन है, ये फैक्ट इन इश्यू की बात कर रहे हैं भाई, क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑब्वियस उन्हीं चीजों पे एविडेंस दिया जा सकता है। अब आपके पास फैक्ट क्या है? ए के ऊपर आरोप है कि सर उसने बी को मारा है, किस चीज से? लाठी से। और किस इंटेंशन से? विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। आपको क्या लगता है भाई इसके अंदर क्या क्या फैक्ट आपके पास प्रूव हो जाए कि आपको मतलब आप जो है केस का डिसीजन दे सकते हो? आप किन किन चीजों पे केस का डिसीजन दे सकते हो, या इस स्टेटमेंट को या इस एग्जांपल को पढ़ने पे आपको क्या लगता है भाई क्या क्या चीजें आपके सामने प्रूव हो जाए बीइंग अ जज कि आप डिसीजन दे सकते हो? ए ने बी को मारा है, ठीक है, ए ने बी को मारा है लाठी से विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ए के ऊपर यह आरोप है। ए के ऊपर क्या आरोप है? ए ने, एक और लाइन लिख देता हूं, ए कॉज्ड डेथ ऑफ बी, ये आरोप है ये, ठीक है। बताइए आपके पास क्या क्या चीजें प्रूव हो जाए कि आप केस का डिसीजन दे सकते हो? ठीक है, मेंजरिया, ठीक है, और बताइए, और बताइए। चलो इसी पे बात करते हैं। फैक्ट इन इश्यू बनाने में आपको थोड़ा सा वो आ रहा है, ठीक है। डेथ कोज गुड एक्ट, ठीक है, गुड, ठीक है, मोटा मोटी आप लोगों ने लिखा है, सही लिखा है। देखो आपके पास कोई भी केस आएगा, अभी मान लो ये केस आता है कि सर ए ने ना बी की डेथ कर दी है, और कैसे की है? सर इसने उसको मारा है लाठी से और उसकी डेथ कर दी। तो आपको ये है कि भैया क्या क्या चीजें प्रूव हो जाए कि आप केस का डिसीजन दे सकते हो। सबसे पहले सिंपल आ जाना कि मर्डर की इजेंशियल्स क्या है। कभी भी फैक्ट इन इश्यू फ्रेम करना हो ना, ऐसे फ्रेम कर लेना, मर्डर की इजेंशियल क्या है? दो इजेंशियल है। एक कि भैया एक बंदे ने दूसरे बंदे का डेथ कोज किया हो, उसको मार दिया हो। दूसरी बात, ये जो बंदा है जिसने डेथ कोज किया है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें प्रूव हो जाएं कि उसकी इंटेंशन थी और उसने डेथ कोज किया है, आप उसको लायबल कर सकते हो, लायबल कर सकते हो। यही फैक्ट इन इश्यू बनाने हैं। पहला, whether A had intention to kill B। दूसरा, whether A caused death of B। ये आपके फैक्ट इन इश्यू बन गए। इन्होंने कैसे लिख रखा है? क्या उसने डेथ की है, क्या उसने उसको लाठी से मारा है, वो एक ही बात तो है। डेथ कोज की है, दूसरा और लिख दो, क्या उसने उसको लाठी से मारा है, वो बात तो दोनों एक ही बात बनेगी। लाठी से मारा है, उसी से डेथ हुई है। ये फैक्ट इन इश्यू हो गया आपके सामने। एक और फैक्ट इन इश्यू लिखते हैं, कितने भी इसमें दो तीन बना सकते हो आप। तीसरा, वेदर डेथ इज कोज्ड बाय बीटिंग। क्या मारने से उसकी डेथ हुई है? ये हो गया। तो ये फैक्ट इन इश्यू है, ठीक है। ये है आपका इलस्ट्रेशन पहला। एक और कर लेते हैं, फैक्ट इन इश्यू बना लेते हैं अपने थोड़े बहुत।
A and B enters into contract to supply क्या कहते हैं राइस at rupees 100 on 10 Feb 2025. On due date, B fails to supply rice. A files suit against B for breach of कॉन्ट्रैक्ट। बताइए इसमें फैक्ट इन इश्यू क्या बनेंगे, बताइए इसमें फैक्ट इन इश्यू क्या बनेंगे, बताइए इसमें फैक्ट इन इश्यू क्या होंगे। ये एक तरह से अपने ये समझ लो जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं कि जजमेंट राइटिंग में फैक्ट इन इश्यू कैसे बनाए जाते हैं वो अपने सीख रहे हैं। दोबारा बता देता हूं, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या कि बी जो है वो ए को चावल राइस सप्लाई करेगा और ए जो है उसको 100 रुपए देगा। ठीक है, कब सप्लाई करेगा? 10 फरवरी 2025 को। जो 10 फरवरी 2025 की तारीख थी उस दिन बी ने उसको चावल नहीं सप्लाई किया। ए ने क्या किया? उसके ऊपर केस कर दिया क्या कि सर इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मुझे कंपेंसेशन दिलवाइए। क्यों सर? इसने मुझे राइस सप्लाई करने थे, मैंने उस राइस से पैसा कमाना था, इसने मुझे सप्लाई नहीं किया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है जिसका मुझे कंपेंसेशन दिलवाइए। ये केस है। फैक्ट इन इश्यू फ्रेम करने का सिंपल सा तरीका, यहां से ऊपर से चालू कर दो। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते हैं, ए और बी में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आपके लिए सबसे पहला सवाल क्या बनेगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं? पहला सवाल क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं? एक। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या सप्लाई करनी थी? चावल सप्लाई करने थे, और ए क्या कह रहा है? सर इसने चावल सप्लाई नहीं किए। भैया चावल सप्लाई हुए भी हैं या नहीं? दूसरा क्वेश्चन। और फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वो केस फाइल करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? पहला इश्यू क्या बनेगा? वेदर देयर हैज बीन एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। क्या ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? दूसरा, वेदर बी fails to supply rice to A on 10 Feb 2025. तीसरा, whether there has been a breach of contract। इतनी सी कहानी है, ये तीन चीजें हैं जो फैक्ट चल रहे होते हैं ना, उसी सीक्वेंस में बना दिया करो। पहला, ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं? पहले तो ये देखो। ये कह रहा है राइस सप्लाई करनी थी, नहीं की, क्या राइस सप्लाई सच में नहीं की गई? पहले ये देखो। तीसरा, क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं? तीसरा, ये है फैक्ट इन इश्यू। फिर आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे, थोड़ा फैक्ट इन इश्यू कैसे फ्रेम होता है यही पढ़ लेते हैं अपने। अब अपने लेते हैं केस लेते हैं, क्रिमिनल केस ले लेते हैं कोई। क्रिमिनल में क्रिमिनल का नहीं लेते,
किडनैपिंग के अंदर तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये आ जाइए। A and B enters into contract to supply rice at ₹100 on 10 Feb 2025. B fails to supply rice on 10 Feb 2025. A sues B for specific performance of contract. इसके फैक्ट इन इश्यू बताइए। अब आप बताएंगे, प्रॉपर लिखेंगे वेदर और ऐसे करके प्रॉपर कि वेदर ये वेदर ये वेदर ये, प्रॉपर फैक्ट इन इश्यू लिखिए। फैक्ट इन इश्यू कैसे फ्रेम करना है ये बात करी थी, सीक्वेंस पे चलना है, सीधा देख लो, पहला सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा, चौथा, जितने भी बन रहे हैं बस सीधा। क्या फैक्ट इन इश्यू होते हैं? Whether there has been a contract for specific performance, whether plaintiff fails to supply rice, whether there has been any contract, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए, whether A and B enter into any contract, ठीक है। ठीक है, तीन इश्यूज बनेंगे। पहला, वेदर, कैसे भी आपने जो दोनों लाइन लिखी है सही लिखी है, जैसे दिशा ने लिखे भी देयर हैज बीन एनी कॉन्ट्रैक्ट, और कनुप्रिया ने जो लिखे वेदर ए, दोनों ही तरीके सही है। ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड सेम नहीं, बस मतलब ये होना चाहिए कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, वो आप कैसे भी लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर देयर हैज बीन एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। दूसरा, whether B fails to supply rice to A on due date। तीसरा, whether A entitled to specific performance of contract। ये आपके इश्यूज बन गए, ये आपके इश्यूज बन गए। सिंपल इस सीक्वेंस में इश्यूज बनते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दूसरा इलस्ट्रेशन जो आपकी बेयर एक्ट का है, सेक्शन 3 वाला जो दूसरा इलस्ट्रेशन है। दूसरे इलस्ट्रेशन में सिंपल है, जो अपने ने वो डॉक्यूमेंट वाला एग्जांपल लिखा था ना, वैसा ही इसमें है। ये कह रहा है सेक्शन 3 इलस्ट्रेशन बी है ना, हाँ बस ठीक है, इलस्ट्रेशन बी।
ये कह रहा है कि भाई सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एन एविडेंस फॉर प्रोडक्शन फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट, ठीक है। ये कह रहा है भाई ऐसा है, फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट पे केस की जो पहली तारीख थी ना, उस पर डज नॉट प्रोड्यूस बॉन्ड। हालांकि बॉन्ड इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा है, सिविल में तो बॉन्ड वाला कोई कहानी नहीं होती है, अपने सिंपल इसको काट के लिख दो डॉक्यूमेंट, डज नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। और प्रोड्यूस बॉन्ड, ठीक है। जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, वो ये बोलता है दैट यू कैन नॉट प्रूव और प्रोड्यूस इट लेटर। लेटर जो भी सूट की हियरिंग है उसमें आप नहीं ला सकते हो। तो ये सेक्शन बी क्या कह रहा है कि भाई एक डॉक्यूमेंट था जो आपने पहली तारीख को नहीं पेश किया, और सीपीसी के प्रावधान है वो ये कहते हैं अगर पहली तारीख को आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाते हो तो आप बाद में नहीं ला सकते। उन्होंने कैसे एग्जाम्पल बनाया, सीपीसी के प्रावधान ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पार्टी है या जो पर्सन है कैन नॉट प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट अंडर सीपीसी, विच मीन्स सीपीसी ये कहता है कि भाई आप कोई डॉक्यूमेंट है या प्रोड्यूस है डॉक्यूमेंट है, अगर आप पहली तारीख को नहीं लाते हो तो आप बाद में नहीं ला सकते हो, और आप पहली तारीख पे वो डॉक्यूमेंट नहीं लाए, अब वो डॉक्यूमेंट आप बाद में नहीं ला सकते हो, विच मीन्स आप एज पर एविडेंस एक्ट नहीं ला सकते हो, एज पर साक्ष्य अधिनियम नहीं ला सकते हो। हाँ, सीपीसी आपको किसी ना किसी तरह से परमिट कर दे तो कर दे, साक्ष्य अधिनियम में आप ये राइट क्लेम नहीं कर सकते हो टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। इन शॉर्ट, सेक्शन 3 के जो सिंपल सी भाषा बोलता है कि भैया ऐसा है, एविडेंस सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू को दिया जा सकता है, और जो सेक्शन 3 है वो प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ नहीं जाता। ओके, जिसके अंदर दो इलस्ट्रेशन, पहला इलस्ट्रेशन ए जो सिर्फ ये बताता है कि फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, दूसरा इलस्ट्रेशन जो इस प्रोसीजरल लॉ को लेकर बताया गया है वो ये है। ये आपके दो इलस्ट्रेशन है। दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन 3 सिर्फ इतना सा पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि एविडेंस फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट को दिया जा सकता है, एक। दूसरा, सेक्शन 3 एज पर सेक्शन 3 एविडेंस किस चीज को दिया जा सकता है, फैक्ट इन इश्यू, रेलेवेंट फैक्ट, बस इतना ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। कोई भी डाउट, कुछ भी। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 4। यहां से अपना टॉपिक चालू होता है जो ये बोलता है कि रेलेवेंट फैक्ट क्या क्या है, क्या क्या चीजें रेलेवेंट फैक्ट होती हैं। तो सबसे पहला सेक्शन 4, वो सब फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। सिंपल सी भाषा में बात करते हैं कि भाई मान लो आप अपने घर से कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो मेन ट्रांजैक्शन तो यही है, आप अपने घर से कॉलेज गए, पढ़ाई की, वापस आ गए। और उसके अलावा भी कई चीजें होती हैं। आप उठते हो, मान लो सुबह उठे, मॉर्निंग उठे, आप नहाए, आपने ब्रेकफास्ट किया, आप मान लीजिए आप घर से कॉलेज हो सकता है रोज बाइक से जाते हो, स्कूटी से जाते हो, उस दिन बस से गए, उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए, कैब से गए, कुछ ऐसे गए। कॉलेज में आप पढ़ने गए थे, वैसे तो मेन ट्रांजेक्शन तो पढ़ने गए थे, आप कैंटीन में बैठे, आपने कुछ खाया, आप कॉलेज के बाद घर कहीं दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। तो कानून, लॉ कहता है भैया ऐसा जो मेन ट्रांजेक्शन होती है ना, उसके आसपास और भी बहुत चीजें हो रही होती हैं। एक चीज उससे पहले, उसके बाद, उसके दौरान। दूसरा, जो मेन ट्रांजैक्शन में मान लो दो लोग हैं, एक मारने वाला, एक मरने वाला, उसके अलावा भी और बहुत लोग होते हैं। कोई देखता है उनको मारते हुए तो चिल्लाता है, या फिर चीखता है, या फिर शोर मचाता है कि अरे उस एक बंदे ने दूसरे आदमी को मार दिया। तो जो आसपास के बाई स्टैंडर्ड्स बोल सकते, जो आसपास के लोग हैं, भीड़ जो होती है जिन्होंने उस चीज को होते हुए देखा या ऐसा कुछ भी, तो वो भी एक तरह से पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। अब बात आती है भाई ये रेलेवेंट क्यों है। तो ये रेलेवेंट ऐसा है कि कानून कहता है कि भैया
जो आसपास की चीजें होती है ना, कुछ पहले कुछ बाद में कुछ दौरान, तो वो हमको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उस जो फैक्ट हो रहा होता है या जो केस होता है उस पर कोई ना कोई बात लाइट दे देते हैं, कहीं ना कहीं से कोई जो मिसिंग लिंक होता है वो अपने को दे देते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन या फिर जो केस है उसको लेकर हमको थोड़ा बहुत क्लैरिटी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन उठता है, भैया एक आदमी ने ट्रक से किसी को मार दिया, किसी ने नहीं देखा उसको ट्रक से मारते हुए, पर एक आदमी ने ये जरूर देखा कि हाँ सर ये ट्रक वाला बहुत तेज ट्रक चला के जा रहा था। तो वहां पर एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि भैया तुम तेज ट्रक चला रहे थे, मतलब हो सकता है तुम इन्हें मारा हो। वो ये बोल सकता है कि सर मैंने इसको उस इंसिडेंट से जस्ट थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले इसको इसके ट्रक को देखा था, बहुत तेज ट्रक चला रहा था। या कोई बोल सकता है कि सर, हाँ अभी आता हूँ, या फिर वो ये बोल सकता है कि सर कि मैंने इसको देखा था कि जब इंसिडेंट हुआ उसके 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, कि ये बहुत ही तेज गति से ट्रक को लेके जा रहा था, मतलब भाग रहा था वहां पर। तो यहाँ पर सेक्शन 4 सिंपल बोलता है कि भाई कोई भी ऐसे फैक्ट जो हो सकता है जिनका केस से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, जिनको आप केस से और किसी सेक्शन में रेलेवेंट ना कर पाओ, कोई और किसी सेक्शन में रेलेवेंट ना कर पाओ, पर वो फिर भी रेलेवेंट होते हैं अगर वो केस से कहीं ना कहीं, कहीं से भी वो कनेक्टेड हो, कहीं से भी वो पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रक वाला हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने दूसरे आदमी पर डिफेमेशन का केस किया, वो कह रहा है कि सर इसने मेरे को मेरा डिफेमेशन किया। कैसे डिफेमेशन किया? सर इसने मेरे को ना गालियां वालियां दी। ठीक है जी। अब मेन बात तो क्या है कि सर इसने मेरे को ये बात बोली और वो बात किसी और ने भी सुनी, डिफेमेशन। पर उससे पहले की क्या बातें हुई कि कहीं तुमने तो इसको प्रोवोक नहीं किया, उससे पहले की क्या बातें हुई, वो कोर्ट को और क्लैरिटी देगी कि भैया एक्चुअली में क्या चीज कहानी हुई। हालांकि मेन ट्रांजैक्शन तो कितना है, तो इसने, ये इस पर्सन ने तुम्हारा डिफेमेशन किया, इसने तुमको क्या बोला, एक चीज, क्या इसने जो बोला उस चीज का पब्लिकेशन हुआ, मतलब वो बात किसी और को पता लगी, कोई और पर्सन ने सुनी, बात खत्म। मेन तो यही है डिफेमेशन के लिए। पर इससे पहले क्या हुआ, वो बातें की इससे पहले तुम दोनों में आपस में कोई बात हुई हो, कोई कहा सुनी हुई हो, वो भी रेलेवेंट होती है। तो इन शॉर्ट अब टॉपिक पे आते हैं। जी नीतू जी, देखो हम जब भी ये बात बोलते हैं ना कि एविडेंस दिया जाता है, तो एविडेंस जरूरी नहीं कि हर बार किसी चीज को प्रूव करने के लिए दिया जाता है। एविडेंस इस चीज के लिए भी दिया जा सकता है कि सर ये चीज नहीं है। मेरे ऊपर केस होता है कि मैंने किसी का मर्डर किया है, तो या तो विटनेस इस चीज का आ सकता है कि हाँ सर मैंने देखा इसने मर्डर किया है। विटनेस इस चीज का भी आ सकता है कि सर मैंने देखा है कि इसने नहीं किसी और ने मर्डर किया है। तो एविडेंस एग्जिस्टेंस का भी आ सकता है, नॉन एग्जिस्टेंस का भी आ सकता है, मतलब कि ये चीज है उस चीज का भी आ सकता है, ये चीज नहीं है उस चीज का भी आ सकता है। तो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू होने का भी आ सकता है, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू ना होने का भी आ सकता है, तो ये बोला गया है। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4, एक मिनट यार, सेक्शन 4 जो कुछ तरह इस तरह से बोलता है कि वो सब फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिसका दूसरा नाम क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। ये सेक्शन 4 इस डॉक्ट्रिन पर ही बेस्ड है। इस डॉक्ट्रिन का भी यही मतलब है, इस डॉक्ट्रिन का इन शॉर्ट यही मतलब है कि वो सब फैक्ट which are forming part of transaction are relevant। ये डॉक्ट्रिन का मतलब है कि वो सब फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रेलेवेंट होते हैं। इसी डॉक्ट्रिन को एज इट इज सेक्शन 4 में लिखा है। सेक्शन 4 क्या बोलता है, सॉरी, कि वो फैक्ट which is connected with fact in issue as part of transaction। ये ध्यान रखना, फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड होना चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट से नहीं। जो मेन बात है, क्या करें आप, हाँ सेक्शन 4 में है। सेक्शन, अब तो साक्ष्य अधिनियम ही पढ़ते हैं ना आपने, अब तो साक्ष्य अधिनियम ही पढ़ेंगे, हमको एविडेंस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने अपने अब साक्ष्य अधिनियम के ही सेक्शन नंबर याद करना, ठीक है।
तो सेक्शन 4 क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है, ध्यान देना, फैक्ट इन इश्यू से, जो हमने अभी पार्ट पढ़ी ना थोड़ी देर पहले, फैक्ट इन इश्यू, उनसे कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप रेलेवेंट फैक्ट से आगे कनेक्ट कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि हाँ सर, इस बंदे ने ना प्रिपरेशन तो की थी, प्रिपरेशन इज अ रेलेवेंट फैक्ट, कि प्रिपरेशन तो की थी और उससे कनेक्ट आप कोई फैक्ट करो, नहीं, वो नहीं रेलेवेंट होगा। मेन फैक्ट इन इश्यू से रेलेवेंट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। रेलेवेंट फैक्ट कब होगा? अगर वो मेन फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है, तब उस मेन फैक्ट इन इश्यू का पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बनना चाहिए, तब वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। तो अब आते हैं टॉपिक पे, जो आपका सेक्शन 4 है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्टे, जिसका भी मतलब यही है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रेलेवेंट है, जिसको कुछ इस तरह से लिखा है कि कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो रेलेवेंट फैक्ट है। इसको लेकर अभी तक कोई भी डाउट? इसको लेकर अभी तक कोई भी डाउट? फैक्ट इन इश्यू रेलेवेंट फैक्ट के अंदर मेजर डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि रेलेवेंट फैक्ट कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस से कनेक्टेड है, जो हो सकता है केस के डिसीजन पे ना लेकर जाए, जो हो सकता है केस के डिसीजन पे आपको नहीं लेकर जा रहा, पर वो केस से कनेक्टेड है, वो रेलेवेंट है। पर ऐसा कोई भी फैक्ट जिसको अगर आप प्रूव करते हो तो डिसीजन पर आ सकते हो, जैसे कि कहां गया, ये ले लो, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। अगर आपको ये बात मिल जाए कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, एंड देन आपको ये भी पता लग जाए कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो डिसीजन दे सकते हो। अब आपको ये बोला जाए कि इसका इंटेंशन था टू ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट, क्या सिर्फ इंटेंशन पे आप उसको पनिश कर दोगे, मतलब डिसीजन दे दोगे? तो इंटेंशन, प्रिपरेशन, मोटिव, ये ऐसे वो कनेक्टेड फैक्ट होते हैं जिसपे सिर्फ उन बेसिस पे आप डिसीजन नहीं दे सकते हो। फैक्ट इन इश्यू वो फैक्ट होते हैं जिनके बेसिस पे आप डिसीजन दे सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। दोबारा आते हैं, देखो एक एग्जांपल करते हैं पहले, इसी में से कर लेते हैं, बेयर एक्ट में से, सेक्शन 4 की बेयर एक्ट में से आ जाओ। एक तो ये वाला करते हैं, वेजिंग वॉर नहीं छोड़ दो, नहीं, हाँ ये वाला आ जाओ, इलस्ट्रेशन, सेक्शन 4 इलस्ट्रेशन सी, ये आपको जल्दी समझ आएगा। इलस्ट्रेशन सी ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है भाई ए ने, लिबल का मतलब होता है डिफेमेशन, सिंपल लिख दो काट के, डिफेमेशन। ए ने बी के ऊपर केस किया फॉर डिफेमेशन, कि सर इसने ना मेरी डिफेमेशन की है, कैसे की है? लेटर्स, कोई मेरे को लिखित में कोई लेटर भेजा जिसके अंदर मेरे बारे में गलत बातें लिखी हुई थी और वो किसी ने पढ़ लिया, ठीक है। तो ए ने स्यू किया या केस फाइल किया बी को फॉर डिफेमेशन, कि इसने डिफेमेशन मेरी कैसे की है? बाय लेटर। अब देखो फैक्ट आता है कि यार इनके बीच में ना 10 लेटर एक दूसरे में एक्सचेंज हुए हैं, 10 लेटर एक्सचेंज हुए हैं। ए ने पहले एक लेटर भेजा, फिर बी ने भेजा, फिर ए ने भेजा, फिर बी ने भेजा, ऐसे करके 10 लेटर है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10। डिफेमेशन वाली बात इसमें लिखी हुई है, ये जो लेटर है इसमें डिफेमेशन वाली बात लिखी हुई है, पर इससे पहले भी इनमें कोई बात चल रही है और उसी बात से होते होते इनमें विवाद हुआ है और उस विवाद के बाद भी इनमें आपस में कोई बातें हुई हैं। तो यहां पर कानून के लिए बात जानना जरूरी है कि यार ऐसा इनमें यहां क्या हुआ कि इनमें डिफेमेशन वाला मामला बन गया, और डिफेमेशन होने के बाद इनमें आपस में क्या बात हुई है, ताकि पता तो लगे कि एक्चुअली में पूरी कहानी क्या है, पहले की, मेन इश्यू की और बाद की। तो इसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई हो सकता है मर्डर ले लो, अगर अपने मर्डर बोले, किसी को मर्डर के लिए बोले, तो मर्डर में होता क्या है, इस ए ने इसको क्या कहते हैं, फायर से, मतलब गोली मार दी,
ठीक है, गोली मार दी। तो मेन तो बात कितनी सी होती है, ये पर्सन है, इसने फायर किया इसके ऊपर और ये मर गया। मेन तो इतनी सी बात होती है, पर इसके अलावा भी बहुत बात होती है कि ये जिसने गोली चलाई है ये अपने घर से निकला, रास्ते में किसी से मिला, उससे बात की, फिर आया जगह पे, फिर गोली चलाई, फिर उसके बाद भाग गया, आसपास के लोगों ने क्या बोला, आसपास के लोगों ने क्या बातें की, ताकि पता लग सके एक्चुअली में क्या हुआ। तो सेक्शन 4 सिर्फ इतना सा बोलता है कि भैया जो मेन ट्रांजैक्शन है वो तो ठीक है, पर उसके आसपास की जो कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है वो भी रेलेवेंट होती हैं, वो भी जरूरी होती हैं फॉर एविडेंस, मतलब उन पे भी एविडेंस दिया जा सकता है। रेलेवेंट का मतलब है उन पे भी एविडेंस दिया जा सकता है, ताकि कोर्ट को क्लियर हो सके कि भाई एक्चुअली में क्या हुआ। तो दिस इज सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है कि, अब ध्यान देना एक बार कि सेक्शन 4 एक्चुअली क्या, सेक्शन 4 में कंटेंट बहुत कम है लिखने लायक, और आपसे इतना ही लिखना होगा और कुछ मत लिखना। आपसे पूछा जाता है भी सेक्शन 4 क्या बोलता है, तो आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे कि भाई जो सेक्शन 4 है ना वो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो हालांकि फैक्ट इन इश्यू नहीं है, दो नॉट फैक्ट इन इश्यू, बट वो कनेक्टेड है विद फैक्ट इन इश्यू एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो हम उस फैक्ट को क्या बोलते हैं, रेलेवेंट फैक्ट। आप पहले ऐसे लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि ये जो सेक्शन है ये बेस्ड है ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे का क्या नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे का क्या मतलब है, डॉक्ट्रिन भी यही बोलता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो फॉर्मिंग पार्ट, डॉक्ट्रिन में तो बहुत लिमिटेड बात बोली गई है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रेलेवेंट फैक्ट है, वो रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो फिर अपने आगे चलते हैं। पहले ये बता दो ये क्लियर हुआ जितना अभी तक बात हुई है, क्योंकि अभी इसमें इस सेक्शन में एक छोटी सी बात पढ़नी है, ये भी अपने ने सेक्शन आधा लिखा हुआ है। नहीं जी, प्रिपरेशन मोटिव अलग चीजें हैं, प्रिपरेशन मोटिव के अलग सेक्शन नंबर है। ठीक है, अब आ जाइए इसके अंदर, अब ध्यान देना ये क्या बोल रहा है कि भाई फैक्ट जो है पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब सबसे पहला क्वेश्चन है अभी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या, वो चीजें जो उसी समय हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें ये वाला कि भाई लेटर, इन्होंने 10 लेटर एक्सचेंज हुए, कितने दिनों में, 4 दिनों में, तो क्या सिर्फ वही लेटर जो उसी सेम डे एक्सचेंज हुए वो रेलेवेंट होंगे, या फिर वो लेटर जो कभी भी एक्सचेंज हुए हो पूरी ट्रांजैक्शन के दौरान वो रेलेवेंट होंगे। इन शॉर्ट जो फैक्ट है, जो कनेक्टेड है फैक्ट इन इश्यू से, वो सेम टाइम में कनेक्टेड होने चाहिए, सेम प्लेस पर कनेक्टेड होने चाहिए, या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस कैसे भी। तो कानून कहता है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, साक्ष्य अधिनियम कहता है हमको कोई लेना देना है, बस वो कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो कनेक्टेड है अंडर सेम टाइम, चाहे वो कनेक्टेड है अंडर सेम प्लेस, चाहे वो कनेक्टेड है अंडर डिफरेंट टाइम, चाहे वो कनेक्टेड है अंडर डिफरेंट प्लेस। अब ये क्या है, ध्यान देना, विच मीन्स, ये प्री में पूछा जाता है, विच मीन्स सेम टाइम मतलब क्या है कि भाई अपने एग्जांपल लेते हैं मर्डर वाला, कि भाई मर्डर के अंदर सेम ट्रांजैक्शन में क्या क्या बातें बनी, सेम ट्रांजैक्शन में बातें बनी कि सर ये जो बंदा है ये एक दिन पहले अपने घर से निकला है, फिर उसके बाद इसने ये 1-2 लोगों से मिला है, फिर अगले दिन इसने मर्डर किया है। ठीक है, तो सेम टाइम तो क्या हुआ कि मर्डर के आसपास की जो बातें हैं, जिस समय मर्डर हुआ, फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ आज 8 तारीख है, 8 फरवरी को, तो उसी दिन के आसपास की बातें, या फिर 8 फरवरी जरूरी नहीं है, कोई भी दिन हो, कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, बस वो जो फैक्ट है वो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड हो। एक दूसरा जीरो हुआ टाइम, प्लेस, वो सब फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है और सेम जगह पे हुए हो, फॉर एग्जांपल मर्डर में कि भैया जिस जगह पे मर्डर हुआ उसके आसपास की ट्रांजैक्शन, या फिर कोई भी डिफरेंट जगह पे, कोई भी हो सकता है, मर्डर तो हुआ है दिल्ली में, उस दिल्ली के अलावा जयपुर में कोई कनेक्टेड फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड कोई बात है, वो भी रेलेवेंट होगी। तो कानून कहता है हमको टाइम प्लेस से कोई लेना देना नहीं है, हम तो कह रहे हैं बस वो फैक्ट कनेक्टेड होना चाहिए। वो फैक्ट कनेक्टेड का मतलब बता देता हूं, अपने अभी एक केस लॉ पढ़ेंगे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, ठीक है, विजयवर्धन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। केस लॉ हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें थोड़ी इस पे बातें हुई है, जिसमें ये बोला गया है
कि जो सेक्शन 4 लिखा गया ना, वो सेक्शन 4 लिखा गया है कि केस के ऊपर थोड़ी लाइट मिल सके। कोई, क्योंकि ऑल्दो जो कनेक्टेड चीजें होती हैं वो हमको इतना ज्यादा नहीं बता पाती हैं, बट कई बार कुछ ऐसी कनेक्टेड चीजें होती हैं जो हमको उस चीज को लेकर, जो हम डिसीजन पे आना चाहते हैं ना, उस डिसीजन को लेकर हमारा एक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग कर देती है, हमको कंक्लूड कर देती है चीजों पे। एक चीज। दूसरी चीज, वो जो कनेक्टेड चीजें हैं वो चाहे सेम टाइम पर हुई हो चाहे डिफरेंट टाइम पर हुई हो, हमको उससे कोई लेना देना, बस वो कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये ध्यान दे देना, जो फैक्ट है वो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे सेम टाइम में कनेक्टेड हो, चाहे सेम प्लेस पे हो, चाहे डिफरेंट टाइम में हो, चाहे डिफरेंट प्लेस, बस कनेक्टेड होना चाहिए, वो रेलेवेंट बनेगा। इस बात को लेकर कोई भी डाउट, इस सेम टाइम सेम प्लेस सेम डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस को लेकर कोई भी डाउट? अब ध्यान देना, अब अपना सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अब इलस्ट्रेशन बाकी है। इसको लिखोगे कैसे? इसमें से प्री के क्वेश्चन जो आते हैं वो बाद में करेंगे, पहले इसको लिखोगे कैसे? आपसे पूछा जाता है दो क्वेश्चन, दो तरीके से पूछा जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्चर लिखिए। दूसरा तरीका, कोई ऐसा फैक्ट विच इज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वो रेलेवेंट है इस चीज पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे? पहले सेक्शन 4 लिखोगे। कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वो रेलेवेंट है, चाहे वो फैक्ट सेम टाइम सेम प्लेस डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस कैसे भी हुआ हो। ये पूरा सेक्शन ऐसे लिखोगे आप। फिर आप लिखोगे कि ये जो सेक्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्चर पर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी फैक्ट जो पार्ट, डॉक्ट्रिन सिर्फ इतना है, उसमें टाइम प्लेस नहीं लिखा गया, कोई भी ऐसा फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रेलेवेंट है। ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। फिर आप लिखोगे एग्जांपल। इसमें दो एग्जांपल हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। पहला लेटर्स वाला, कि लेटर डिफेमेशन को लेकर है, तो लेटर के आसपास जो भी इन्होंने लेटर भेजे एक। दूसरा इलस्ट्रेशन डी। इलस्ट्रेशन डी, इलस्ट्रेशन डी जो है वो ऐसा है, कोरियर आजकल अपने ऑनलाइन चीजें मंगाते ही हैं। जैसे मान लो ए ने कोरियर कंपनी पर केस किया, कि मुझे पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। मैंने एक सामान ऑर्डर किया था, वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ, और आप कह रहे हो कि आपने डिलीवर कर दिया, मुझे हुआ ही नहीं। फैक्ट आता है कि जो कोरियर बॉय है ना, जो कोरियर करने निकला था, वो 10 लोगों को कोरियर करने निकला था, या 10 एड्रेस बोल दो, उन सबको कोरियर हुआ है, उन सबको डिलीवर हुआ है, उन सबको डिलीवर हुआ है। 10 में से सिर्फ एक ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनको डिलीवर नहीं हुआ। तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को लेकर कोर्ट का एक ओपिनियन बना सकता है कि यार जब 9 लोगों को डिलीवर हुआ तो इस 10वें को क्यों नहीं होगा। ऑल्दो इस पे डिसीजन नहीं आ सकता, सिर्फ इस बेस पे आप डिसीजन नहीं दे सकते हो, पर ये कनेक्टेड फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, कि भैया एक पूरी ट्रांजैक्शन है जिसमें कोरियर बॉय अपने घर से निकला होगा, फिर अपने ऑफिस गया होगा, फिर ऑफिस के बाद उसने वो कोरियर डिलीवर करने निकला होगा, फिर उसके बाद इसने 10 लोगों को, 10 अलग अलग लोगों को डिलीवर किया है, जिसमें से एक ये भाई साहब है जो ये कह रहे हैं इनको डिलीवर नहीं हुआ। ये पूरी ट्रांजैक्शन 2-4 लोग को पहले डिलीवर किया, 2-4 लोगों को बाद में डिलीवर किया, ये पूरी ट्रांजैक्शन अपने को क्लियर कर सकती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक ओपिनियन दे सकती है कोर्ट को। तो ये रेलेवेंट फैक्ट बनता है। ये एग्जांपल आता है, ध्यान देना, कि अगर कोई एक ऐसे, ये एग्जांपल आता है, इलस्ट्रेशन डी वाला एग्जांपल कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये एक चीज। अभी तक कोई भी डाउट? आपसे ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, कोई भी ऐसा फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रेलेवेंट है एक्सप्लेन करिए, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्चर पर नोट लिखिए। दो तरीके से पूछा जाएगा। इसको लेकर प्री के क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी बता दूंगा, पर अभी तक कोई भी डाउट? इसके अंदर कुछ है नहीं इतना समझ बताने लायक, सही बताऊं तो। मतलब ये है कि ऐसी आपको फालतू की इधर उधर की बातें करके इज लाइक आपका टाइम वेस्ट करना, आपको मेन कंटेंट से हटाना जो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा और जो आप पेपर में लिखोगे भी नहीं।
आपको जितना लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझाने वाला है वो मोटा मोटी समझा दे रहा हूँ, उसको लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो लिखना नहीं है अपने को, आंसर में अपने पास लिखने का उतना समय नहीं होगा। यस, कोई भी डाउट? फिर आते हैं इसको लेकर कुछ एक केस लॉ। नोट्स बता दूंगा कैसे लिखना है, बकायदा इस पे आपको नोट्स मिलेंगे, कल आपको इसके नोट्स डिलीवर हो जाएंगे, तो आपको नोट्स मिलेंगे, तो उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेट होगा, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ क्वेश्चन होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टेस्टे फलाना ढिमकाना जो भी, फिर वो आंसर होगा प्रॉपर कि भाई सेक्शन 6 ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टेस्टे क्या बोलता है, फिर एग्जाम्पल, फिर केस लॉ, ऐसे करके। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है वो मैं अभी बता दूंगा। आते हैं टॉपिक पे, अब आगे। अब आ जाइए जी केस लॉ के ऊपर। सबसे पहला केस लॉ, हालांकि इस पे जो लीडिंग केस लॉ है वो अपने आगे चलेंगे, एक केस लॉ है, वहां से एक बार प्री का क्वेश्चन आया हुआ है। आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ध्यान देना, टेप रिकॉर्ड स्टेटमेंट। मैंने आपसे कॉल पे बात की और आपने कॉल रिकॉर्डिंग की, वो कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में एडमिसिबल, सॉरी हाँ एडमिसिबल भी बोल सकते हो, पर अभी हम रेलेवेंट की बात कर रहे हैं। वो कॉल रिकॉर्डिंग रेलेवेंट होगी या नहीं होगी? रेलेवेंट होगी। हालांकि वो एडमिसिबल कैसे होगी उसकी कंडीशंस अलग है, कि भैया ऐसा है कि कोर्ट पहले ये चेक करेगी कि जो उस वॉइस रिकॉर्डिंग की आवाज है और जो मेरी आवाज है वो सही है या नहीं है। ये दो तीन चीजें देखेगी, आवाज मिलती जुलती है या नहीं है, वॉइस रिकॉर्डिंग कंप्लीट है या नहीं है, ऐसे तो नहीं है कुछ काटा पीटी हुई है उसमें, ये दो तीन चीजें हैं। पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि वॉइस रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग, ये रेलेवेंट फैक्ट होते हैं क्या केस कोर्ट के अंदर, केस के अंदर रेलेवेंट फैक्ट है। वॉइस रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग रेलेवेंट फैक्ट है। क्यों? मैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे बीच में जो एज एन एविडेंस वाली बात है वो सिर्फ 10 या 20 सेकंड की है, 10 या 20 सेकंड की है, और उससे पहले की कहानी, उससे बाद की कहानी उस पर क्लियर करेगी, उस चीज को लेकर क्लियर करेगी। तो अगर जो टेप रिकॉर्डिंग होती है वो रेलेवेंट फैक्ट होती है। कैसे होती है? क्योंकि वो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। बीइंग ए पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेप रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग रेलेवेंट है और एडमिसिबल है। आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंटेम्परेरी टेप रिकॉर्डिंग। कंटेम्परेरी मतलब जिस चीज को लेकर एविडेंस दे रहे हो ना आप, जिस चीज को लेकर आप बोल रहे हो कि सर इसने मेरे को गाली दी थी, मैंने फोन रिकॉर्ड कर रखा है, उसी वॉइस रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले हमारी ये बात हुई थी सर ये सुनो, 10 दिन बाद हमारी ये बात हुई सर ये, कोर्ट कहेगा नहीं, जिस समय तुम्हारी बात हो रही है वो रिकॉर्डिंग दो हमको, उसको हमको पूरा सुनना है, हमको जानना है तुम्हारी आपस में क्या बात हुई। तो हम बोलते हैं कंटेम्परेरी, उस समय की टेप रिकॉर्डिंग, जिस चीज को लेकर आप विवाद कर रहे हो, उस समय की वॉइस रिकॉर्डिंग, जिस समय को लेकर आप विवाद कर रहे हो, तो वो रेलेवेंट होती है, वो रेलेवेंट होती है और एडमिसिबल भी होती है। हालांकि एडमिसिबिलिटी में कंडीशंस हैं, बट इतना पढ़ लेना। तो जो आपने बार बार वो इस रिकॉर्डिंग रेलेवेंट होती है नहीं होती है, टेप रिकॉर्डिंग रेलेवेंट या वो रिकॉर्डिंग रेलेवेंट होती है सर। आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि वो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो केस से कनेक्टेड है, वो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? देन कम्स दो केस लो, आपको ऐसे इधर उधर के बता रहा हूं जो नॉर्मली वैसे ही है। एक लीडिंग केस लो, इसका सिर्फ एक ही है। अब आ जाइए, कोई भी डाउट हो पहले इसमें बता देना। रेटन वर्सेस क्वीन। अब आ जाइए रेटन वर्सेस क्वीन को लेकर, कोई भी डाउट इस बात को लेकर, आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को लेकर, जिसमें ये बोला गया है टेप रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग रेलेवेंट होते हैं। यस, चले आगे। ठीक है, अब ध्यान देना,
चलो आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताना, आप जज हो, ठीक है। पार्टी ना वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश करती है। वॉइस रिकॉर्डिंग, वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना, वो पार्ट है ऑफ कंप्लीट रिकॉर्डिंग। कंप्लीट रिकॉर्डिंग मतलब इनकी बात हुई थी 10 मिनट, टोटल बात कितनी हुई थी 10 मिनट, और जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना वो है 5 मिनट की। चाहे तो कोई भी मान लो, पहले के 5 मिनट या बाद के 5 मिनट, कोई भी। अब ये बताइए क्या ये चीज रेलेवेंट है या नहीं, क्या ये चीज एज एन एविडेंस एडमिसिबल होगी या ये नहीं होगी, रेलेवेंट होगी नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर जो वॉइस रिकॉर्डिंग है किसी भी तरह से हम बोले, अगर वो वॉइस रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं है तो वो पूरा पार्ट नहीं दे रही है अपने को। जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना, हाँ यही बात, यस, वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना वो रेलेवेंट होगी पर वो एडमिसिबल नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा पार्ट नहीं है। वॉइस रिकॉर्डिंग की एडमिसिबिलिटी की कहानी यही है, वॉइस टेस्ट किया जाएगा, सेम आवाज लग रही है कि नहीं लग रही है, एक चीज। दूसरी चीज, रिकॉर्डिंग पूरी है या नहीं है, रिकॉर्डिंग में कोई कटिंग वटिंग तो नहीं है, रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है तो वो एडमिसिबल नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि अपने लिए इतना कोई वो बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी ध्यान रख लेना। अब आ जाइए इसके अंदर, रेटन वर्सेस क्वीन, क्योंकि ऐसा एक केस लॉ मैंने देखा हुआ है, केस देखा हुआ है, केस लॉ क्या, केस देखा हुआ है वॉइस रिकॉर्डिंग वाला, जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट कहती है ऐसे थोड़ी होता है। केस कुछ मोटा मोटा ऐसा था, किसी के ऊपर ना उस वो केस था कि इसका रिश्वत का, किसने रिश्वत मांगी है सर, ठीक है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग थी थोड़ी, और वॉइस रिकॉर्डिंग थी, और पार्टी क्या कर रही थी, सिर्फ पार्ट ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग ला रही थी, पार्ट ऑफ, कि सर ये देखो यहाँ पर इसने ये बात बोली है। कोर्ट ने कहा ना पूरा सुनाओ, पूरा लाओ। वो कहे सर पूरा है नहीं, जब इसने रिश्वत की बात की मैंने तो तब रिकॉर्डिंग चालू की। कोर्ट का ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारी कॉल, तुम्हारी फोन पर बात हुई है कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, और तुम हमको सिर्फ उतने 5 या 10 मिनट की रिकॉर्डिंग सुना रहे हो। उससे पहले तुम्हारी क्या बातें हो रही हैं, बाद में तुम्हारी क्या बातें हो रही है, हमको कुछ भी पता नहीं लग रहा। वॉइस रिकॉर्डिंग हम एडमिसिबल नहीं करेंगे, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। लो अब आ जाओ, रेटन वर्सेस क्वीन। रेटन वर्सेस क्वीन एक इंग्लिश लॉ का केस है जिसमें फैक्ट ऐसे थे, एक लड़की कॉल करती है पुलिस वालों को, ठीक है। पुलिस वालों को कॉल करती है और वो ये बोलती है कि भैया ऐसा है कि आप मेरे घर पर जल्दी आ जाइए, ठीक है, आप मेरे घर पर जल्दी आ जाइए, ठीक है। पुलिस वाले घर जाते हैं जब तक वो मर चुकी होती है, वो मर चुकी होती है। बात ये उठी कि क्या वो जो कॉल है वो रेलेवेंट फैक्ट है, बिल्कुल है, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसने कॉल किया है, घर पे आइए, घर पे आते हैं वो मरी पाई जाती है, वो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो देन कम्स तीसरा, विच इज लीडिंग केस लॉ। ये ध्यान रख लेना, लीडिंग केस लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टे आर वर्सेस फोस्टर। लीडिंग केस लॉ, इस केस के अंदर मोटा मोटी ट्रक एक्सीडेंट का ये केस है। ट्रक एक्सीडेंट करते हुए उस गवाह ने नहीं देखा है, उस विटनेस ने ट्रक एक्सीडेंट करते हुए नहीं देखा है। उस विटनेस ने क्या देखा है, ट्रक को जाते हुए देखा है तेज गति से, उसने सिर्फ इतना देखा है। ट्रक एक्सीडेंट का केस है, जो गवाह आ रहा है वो कह रहा है साहब मैंने एक्सीडेंट नहीं देखा, मैंने इस ट्रक को स्पीड से जाते हुए देखा था। तो ये पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है भाई, ठीक है। तुमने ट्रक को, मान लीजिए किसी को तुमने ट्रक से मारा एंड देन उसके बाद स्पीडली चलाया, तो ये पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो कोर्ट को एक ओपिनियन दे रहा है कि तुम्ही ने वो एक्सीडेंट किया होगा, क्योंकि तुम ही एक तरह से तेज गति से चला के जा रहे थे, और वो भी इंसिडेंट के बाद, विच मीन्स कुछ गड़बड़ है, ठीक है। दिस इज आर वर्सेस फोस्टर। अब इसके अंदर ध्यान देना, आर वर्सेस फोस्टर, ठीक है, ट्रक एक्सीडेंट का केस है, लिख देता हूं ऐसे शॉर्ट में, ट्रक एक्सीडेंट केस, विटनेस
सो स्पीडिंग ट्रक, ठीक है, इतनी सी बात है इसके अंदर। पर यहाँ पे एक बात बोली गई थी कि ये जो क्या कहते हैं आपका डॉक्ट्रिन है ना, रेस जेस्टे वाला, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, ये एक्सेप्शन है टू हियर से एविडेंस, हियर से एविडेंस। अब ये एक्सेप्शन कैसे, आप सोच के देखो। ये जो विटनेस है ना, जो ये बोल रहा है मैंने ट्रक को देखा, इसने एक्सीडेंट देखा नहीं देखा, इसने ट्रक को देखा कि यार ये ट्रक तेज गति से जा रहा था, और इसने ट्रक को हो सकता है 10 मिनट बाद देखा हो, 15 मिनट देखा बाद देखा हो, इसने मौके पे ना तो ये खड़ा था ना कुछ था, फिर भी कोर्ट ने इसके एविडेंस को लिया है। हम क्या बोलते हैं कि भैया डायरेक्ट एविडेंस हो, कहीं ना कहीं से तो वो बंदा हो जो मौके पे मौजूद था, या जिसने उसको देखा हो, या जिसने कम से कम ट्रक ड्राइवर को देखा हो। इसने ट्रक ड्राइवर भी नहीं देखा, ये तो कह रहा है हाँ सर मैंने ये ट्रक तेज गति से जाता देखा था। सड़क पे तो बहुत बहुत साधन तेज गति से जाते हैं। इस बंदे ने ना तो एक्सीडेंट देखा, ना इसने ऐसा कि भैया कोई चीख पुकार सुनी हो, कुछ ऐसी सुनी, कुछ नहीं। इसका कोई लेना देना नहीं है उस इंसिडेंट के बारे में, इसको पता भी नहीं था। वो तो जब इसने अखबार में पढ़ा तब इसको पता लगा, हाँ यार उस दिन तो मैंने एक ट्रक देखा तो था उस जगह के आसपास तेज गति से जाता हुआ। तो यहाँ पर इस केस लॉ में बोला गया कि भैया ये जो है ना, वैसे तो अगर आप बोलो तो ये हियर से एविडेंस में आता है, क्योंकि विटनेस इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे ट्रक वाले में इसने एक्सीडेंट नहीं देखा तो ये डायरेक्ट विटनेस नहीं है, इसने नहीं देखा कुछ भी, पर फिर भी ये एक्सेप्शन है। आप इसको हियर से एविडेंस में ला सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाँ ये सुनी सुनाई बातें कर रहा है, ये हियर से एविडेंस में आ रहा है, पर ये एक अपवाद है। कोई भी ऐसा विटनेस जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बनता है, जो सेक्शन 4 के अंदर रेलेवेंट बनता है, अगर वो हियर से में भी जा रहा है ना, तब भी ये अपवाद रहेगा। अब ध्यान देना, इसको आंसर को कैसे लिखना है आपने, कंप्लीट आंसर कैसे लिखोगे आप, फिर इसके प्री में आएंगे। आपसे पूछा जाता है, कल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पर शॉर्ट नोट लिखिए। दो ही क्वेश्चन आपके मेंस में आएंगे कल, मतलब कल सब्जेक्टिव। एक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी, ये बताइए। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पर लिखिए। पहला डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे बोल दो या फिर सेक्शन 4, आपसे पूछा जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे ही होती है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। तो आप ऐसे लिखोगे, सेक्शन 4 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड एज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो रेलेवेंट फैक्ट है, चाहे सेम टाइम सेम प्लेस, डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस, कैसे भी हो। ओके, ये जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पर बेस्ड है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे का क्या मतलब है, देन आप उसके बाद इसके एक एग्जांपल लिख देना, कोई भी एक एग्जांपल लिख देना जो आपको अच्छा सा लगे वो लिख देना। देन उसके बाद आप इसका एक केस लॉ लिखोगे, एक ही केस लॉ लिखोगे। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बात एक बार प्री में पूछी गई है तो आपको पता हो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही केस लॉ लिख देना, आर वर्सेस फोस्टर। आप लिख देना भाई आर वर्सेस फोस्टर एक लीडिंग केस लॉ है इसका, जिसके अंदर ये बात बोली गई, जिसके फैक्ट कुछ इस तरह से है कि एक विटनेस जिसने हालांकि एक्सीडेंट नहीं देखा पर उसने स्पीडिंग ट्रक को देखा था, तेज गति से जाते हुए ट्रक को देखा था, उसके बयान को, स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना गया एज पर सेक्शन 4। आर वर्सेस फोस्टर में बोला गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है ये एक्सेप्शन है टू हियर से एविडेंस। बात खत्म, इतना ही लिखना है आपको मेंस में, इससे और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चाहे तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पूछे, चाहे ये पूछे। अब आ जाइए प्री के क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। प्री के क्वेश्चन सेक्शन 4 में पहला क्वेश्चन, सेक्शन 4 किस चीज को रेलेवेंट फैक्ट बताता है, वो फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है। ध्यान देना, फैक्ट इन इश्यू से, रेलेवेंट फैक्ट से नहीं, ये ध्यान देना। वो फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सॉरी एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एज पर सेक्शन 4 जो फैक्ट है वो सेम टाइम में होना चाहिए, सेम प्लेस में होना चाहिए, डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेस, कैसे भी हो, ये ध्यान रखना, कैसे भी हो। सेक्शन 4 किस डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। सेक्शन 4 का यही पूछा जाता है लीडिंग केस लो। सेक्शन 4 का लीडिंग केस लो क्या है, आर वर्सेस फोस्टर। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। हाँ हाँ, इलस्ट्रेशन लिखना है, नहीं जरूरी नहीं है बेरेक्ट वाला इलस्ट्रेशन लिखो। हाँ जी बिल्कुल बताइए कनोपिया जी, जरूरी नहीं है बेरेक्ट वाला इलस्ट्रेशन लिखो, और जरूरी ये भी नहीं है कि आप इलस्ट्रेशन को बेरेक्ट की लैंग्वेज में लिखो, नहीं सिंपल लिख दो, जैसे अपने ने अभी वो पढ़ा डिलीवरी बॉय वाला, आप वैसा सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कुछ एक चीजें हैं। एक दो मतलब जैसे इसमें तो चलो मैंने आपको दो केस लो एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया भी, कुदरती
कई बार क्या होता है बंदे से ना दिमाग से कई बार बात नाम कई बार ऐसा होता है कि ना केस लो याद होता है पर मौके पे नाम नहीं याद आ रहा था यार, जैसे मान लो आर वर्सेस याद आ गया, फोस्टर या ऐसा कुछ नाम नहीं याद आ रहा होता, तो अगर आपने एक आधा केस लो और पढ़ा होता है तो आपको वो तो पक्का ही याद आ जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग से एकदम से सभी कुछ निकल जाता है, नहीं। वो कई बार ऐसा होता है कोई नाम ना याद नहीं आ रहा होता तो दूसरा नाम याद आ जाएगा। आर वर्सेस फोस्टर ना याद आया तो रैटन वर्सेस क्वीन याद आ गया, नहीं तो आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र याद आ गया, ऐसे याद आ जाता है। बस इतना ही है जी, लास्ट बस क्लास खत्म है। रेलेवेंट फैक्ट भी है इसके अंदर। पक्का? एक मिनट, हाँ कोई बड़ी बात नहीं यार, मैं भी गलती कर सकता हूँ। एक मिनट, हाँ यार बात सही है आपकी, सॉरी। यहाँ पर ध्यान देना भाई, गलती की है, एक ध्यान देना दोबारा। सेक्शन 4 में जो अपने ने बात पढ़ी है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो या तो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है या फिर रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, दोनों है इसके अंदर, दोनों है इसके अंदर, नहीं मेरे को याद था, ठीक है, दोनों है इसके अंदर। कोई भी ऐसा फैक्ट जो या तो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है या फिर रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो चाहे तो वो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड हो चाहे रेलेवेंट, दोबारा ध्यान दे देना, अपने ने गलती की है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो या तो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड हो या फिर रेलेवेंट फैक्ट से, मतलब कैसे भी कनेक्टेड हो, सिंपल सी कहानी है। हमको इतना ध्यान रखना है कैसे भी, चाहे तो फैक्ट इन इश्यू से हो चाहे रेलेवेंट फैक्ट से हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थैंक यू कनुप्रिया, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। कोई भी ऐसा फैक्ट जो चाहे तो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड हो चाहे रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो चाहे कैसे भी कनेक्टेड हो, वो रेलेवेंट फैक्ट होगा, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। पहले सिर्फ फैक्ट इन इश्यू था क्या? नहीं यार, पहले भी दोनों ही थे। चलो यस, हाँ जी, टेस्ट आपका यही ऑन एन एवरेज आपको दोपहर को 2 बजे के आसपास आपका टेस्ट अपलोड होगा। ठीक है, यस। और कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट? आज की क्लास अपनी इतनी है। क्वेश्चन को बता दिया मैंने आपको, इसमें से जो प्री का क्वेश्चन आएगा ये थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है, क्योंकि गलती कर दी है मैंने। और दूसरा मेंस का क्वेश्चन इसका सिंपल आएगा, मेंस का क्वेश्चन इसका डायरेक्ट आएगा। हाँ, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा वो रह गया, बता दे रहा हूं, या तो वो इलस्ट्रेशन सी आता है या डी आता है, सी और डी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान दे देना। ओके, चलो भाई, अब अपनी क्लास खत्म है, कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ठीक है, कल आपका टेस्ट है, देखो जिन्होंने बीएनएसएस पढ़ रखा है उनको तो बीएनएसएस का टेस्ट देना ही देना है, और बाकी आपका साक्ष्य अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट अपलोड होगा, वो भी आप देख लेना। चलिए भैया, अब क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।